हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं जीन अभिव्यक्ति और जीन विनिमय, है ना। जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन, ये जो है क्लास 12th में है। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर में है। तो फिर दोनों क्लास के लिए जो है ये हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बिना स्किप के वीडियो पे बने रहिए। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से टॉपिक जो है एग्ज़ाम के अंतर्गत लिखना है ना। तो फिर सिनॉप्सिस बना लेना है। सबसे पहला हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसका परिचय। सेकंड देखेंगे जीन विनिमय की क्रियाविधि, और इसी विधि के अंतर्गत देखेंगे अभिप्रेरण, दमन, पुनर्भरण, निरोधन। ठीक है, तो फिर इन सभी पर जो है हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस। जीन गुणसूत्र या डीएनए में रैखिक क्रम में एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्यवस्थित होते हैं एवं सभी जीवों के वंशानुगत लक्षणों के निर्धारक होते हैं। हमें पता है गाइस, जो जीन्स हैं वो डीएनए एवं क्रोमोसोम में जो है रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और हमें ये भी पता है जो लक्षण स्थानांतरित होता है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा, है ना। तो फिर वही लिखा है, जो जीन्स हैं वो गुणसूत्र में और डीएनए में रैखिक क्रम में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और सभी जीवों के वंशानुगत लक्षणों के निर्धारक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी जीव में एक लक्षण के प्रकट होने के लिए एक ही जीन उत्तरदायी हो सकता है, परंतु सामान्यतः बहुत से जीनों की संयुक्त क्रिया से लक्षण प्रकट होते हैं। यहाँ पे दो वाक्य लिखा है गाइस। पहला तो लिखा है जो कोई भी जो लक्षण है ना, वो किसी एक जीन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी लक्षण के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, परंतु सामान्यतः बहुत से जीनों की संयुक्त क्रिया से लक्षण प्रकट होते हैं। अब बहुत से जीन के द्वारा लक्षण प्रकट क्यों होता है, तो फिर मैं यहाँ पे बता दूँ। हमारे बॉडी में जो है बहुत से जीन्स होते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जिस जीन के द्वारा लक्षण प्रकट करना होता है वो जीन जो है एक्टिव हो जाता है, और जो बाकी जो जीव हैं बाकी जो जीन्स हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं ना, जिसके कारण उनके लक्षण जो है प्रकट नहीं होता है। केवल एक ही जीन्स का लक्षण जो है प्रकट होता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा है संयुक्त क्रिया से, है ना। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है जीनों की संयुक्त क्रिया से लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएनए के जीनों में संचित सूचना के संचरण की वह व्यवस्था जिसके तहत विशिष्ट जीन या जीनों को क्रियाशील होने की अनुमति प्राप्त होती हो तथा अन्य जीन की क्रियाशीलता आवश्यकतानुसार नियंत्रित रहती है, तो उसे जीन की क्रिया का नियमन कहते हैं। अब देखिए गाइस, हमारा जो डीएनए है उसमें जो है बहुत से जीन्स होते हैं। तो फिर जिस जीन के द्वारा जो लक्षण है वो प्रकट करना होता है, वो जीन जो है एक्टिव हो जाता है, और जो बाकी जो जीन्स हैं उसकी जो क्रियाशीलता है, बाकी जीन्स की जो क्रियाशीलता है वो आवश्यकता अनुसार नियंत्रित रहती है। ठीक है, तो फिर एक प्रकार से हम बोलें तो फिर यहाँ पर जो जीन्स हैं वो सोच समझकर कार्य कर रहे हैं कि जा तू एक्सप्रेस कर ले अपना जो लक्षण है वो तू एक्सप्रेस कर ले, हम बाकी जो है चुपचाप रहते हैं, है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है हम देखें तो फिर जीन जो है जो जीन्स जो है वो आपस में समझौता कर रहे हैं ना, तो फिर उसके इस क्रिया का जो है, तो फिर उनकी जो ये क्रिया है ना, उसको जो है नियमन कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। जो हमारा डीएनए है उसमें जो है बहुत से जीन्स होते हैं। तो फिर जिस जीन्स के द्वारा लक्षण प्रकट करना होता है वो एक्टिव हो जाता है, वो जीन जो है एक्टिव हो जाता है, और जो बाकी जीन्स हैं वो जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर उनकी जो क्रियाशीलता है वो आवश्यकता अनुसार नियंत्रित रहती है। तो फिर जीनों की इस प्रकार की क्रिया को जो है जीन नियमन कहते हैं। ठीक है, या फिर जीन रेगुलेशन कहते हैं। और जिस जीन की सक्रियता के फलस्वरूप किसी लक्षण का प्रकटीकरण होता है तो फिर उसे जो है जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन। अब जो जीन जो है एक्टिव रहेगा वो अपना लक्षण तो प्रकट करेगा ही, है ना। तो फिर जो लक्षण प्रकट करेगा उसे जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जीन एक्सप्रेशन क्या है और जीन रेगुलेशन क्या है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं जीन विनिमय की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। कुछ जीन अपने निर्माण से लेकर जीव की मृत्यु तक सक्रिय रहते हैं, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो आवश्यकता अनुसार सक्रिय तथा आवश्यकता समाप्त होने पर जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है गाइस, जो जीन्स होते हैं वो कोई भी लक्षण प्रकट करते हैं वो तो हमें पता है ना। तो फिर कुछ जीन जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक सक्रिय रहते हैं और अपना
लक्षण जो है प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ जीन जो होते हैं आवश्यकता पड़ने पर ही जो है सक्रिय होते हैं और आवश्यकता जो समाप्त हो जाती है उसके बाद जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, वे जीन जो एक विशिष्ट समय में ही आवश्यकता पड़ने पर क्रियाशील होते हैं या एक्टिव होते हैं उन्हें स्विच्ड ऑन जीन कहते हैं। ठीक है, जो आवश्यकता पड़ने पर जो जीन जो है आवश्यकता पड़ने पर क्रियाशील होंगे या एक्टिव होंगे उन्हें जो है स्विच ऑन जीन कहेंगे, तथा जो निष्क्रिय या अक्रिय होते हैं उन्हें स्विच ऑफ जीन जो है कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जीनों की नियंत्रित तौर पर कार्य करने की प्रक्रिया को ही जीन नियमन कहते हैं, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है ना, क्योंकि जो जीन्स है वो सोच समझ के कार्य कर रहे हैं कि मैं एक्सप्रेशन नहीं कर रहा हूँ, तुम एक्सप्रेशन कर लो, वो वाला है ना। तो फिर वही नियंत्रित वाला जो कार्य कर रहे हैं उसको जो है जीन नियमन कहते हैं। इसे निम्नांकित 3 उप शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब जो जीन नियमन है गाइस, जीन रेगुलेशन है, उसको 3 उप शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो फिर चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अभिप्रेरण। देखते हैं अभिप्रेरण। यह एक प्रकार का जीन नियंत्रण है जिसमें क्रियाधार अर्थात सबस्ट्रेट को मिलाया जाता है, जिससे उस एंजाइम का संश्लेषण प्रेरित होता है जो उसके विघटन के लिए जरूरी हो। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो अभिप्रेरण अर्थात क्या समझ रहे हो? अभिप्रेरण अर्थात किसी को प्रेरित करना है ना। तो फिर इसमें क्या होता है, हम किसी सबस्ट्रेट को अगर उसमें मिला देते हैं तो फिर उसमें उस एंजाइम का संश्लेषण प्रेरित हो जाएगा जो उसके विघटन के लिए ज़रूरी हो, उसको बांट दे उसके लिए ज़रूरी हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अभी अभिप्रेरण का जो हम डेफिनेशन पढ़े वो उसमें आप लोग को समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है ना। देखते हैं उदाहरण। ई कोलाई में लैक्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज बनते हैं, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जल अपघटन हो रहा है, फिर ये जो लैक्टोज है वो किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज के जल अपघटन के लिए आवश्यक होता है। लैक्टोज की उपस्थिति में, है ना, इसके उपस्थिति में ये जो ई कोलाई है इसकी कोशिकाओं में जो है 3 प्रकार के एंजाइम बनते हैं। पहला है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सेकंड है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज और थर्ड है बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो फिर इन तीनों एंजाइम्स का जो है ये तीनों एंजाइम जो है बनते हैं ई कोलाई की कोशिका में इस लैक्टोज के कारण। अब ये देखिएगा, ये जो सबस्ट्रेट है इसी के ही कारण जो है ये तीनों एंजाइम का निर्माण हो रहा है, जो कि इसको तोड़ते हैं किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो फिर वही तो हमने पढ़ा क्या कि जो सबस्ट्रेट हमने मिलाया है जो सबस्ट्रेट हमने मिलाया है वो उस एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा जो उसके विघटन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो फिर हमने लैक्टोज मिलाया, तो फिर लैक्टोज मिलाने से ई कोलाई की कोशिका में क्या बन रहा है? ये तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है जो लैक्टोज को जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो है तोड़ता है। ठीक है, तो फिर वही हमने देखा अभिप्रेरण में। आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं दोबारा बताने का प्रयास जो है करूँगा, है ना। अब देखते हैं लैक्टोज की उपस्थिति के कारण इन एंजाइमों का निर्माण जो है होता है इन तीनों का, जिसके कारण लैक्टोज जो है पुनः ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा। आगे देखते हैं। अतः अभिक्रिया में उसके सबस्ट्रेट पदार्थों को मिलाने से जिन एंजाइमों के निर्माण की दर बढ़ जाती है उन्हें प्रेरक एंजाइम या प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो फिर अभिक्रिया में उस सबस्ट्रेट पदार्थ को मिला देंगे जिसके कारण एंजाइम के निर्माण की दर बढ़ जाएगी, तो फिर उन्हें प्रेरक एंजाइम या प्रेरण कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, दमन। दमन अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, दमन अर्थात दबाना, है ना। तो फिर देखते हैं। इस क्रिया के द्वारा किसी क्रियाशील जीन की सक्रियता को रोका जाता है। ठीक है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई जीन है उसकी क्रियाशीलता को जो है रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है। ऐसे नियंत्रण प्रणाली में यदि जीव संश्लेषी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद मिलाया जाता है तो उस एंजाइम का संश्लेषण रुक जाता है जो उस पदार्थ के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, तो फिर हम उस रासायनिक क्रिया में जो है अंतिम उत्पाद मिला देते हैं। ठीक है, अंतिम उत्पाद अगर हम मिला देंगे तो फिर उस एंजाइम का संश्लेषण रुक जाएगा
जो उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोई अभिक्रिया चल रहा है, हम उस अभिक्रिया में जो है उस अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद मिला देंगे जिसमें उस एंजाइम का संश्लेषण रुक जाएगा। एंजाइम का संश्लेषण रुक जाएगा गाइस, जिसके द्वारा उत्पाद जो है बन रहा है। ठीक है, तो फिर इसको जो है दमन कहते हैं। देखते हैं, हिस्टिडीन अमीनो अम्ल को माध्यम में डालने से हिस्टिडीन संश्लेषक एंजाइम का उत्पाद कम हो जाता है। ठीक है, इस क्या लिखा है, हिस्टिडीन अमीनो अम्ल को जो है माध्यम में डाल देंगे तो फिर उससे क्या होगा, हिस्टिडीन संश्लेषक एंजाइम का उत्पाद जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया दमन। दमन अर्थात दबाना। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। आगे देखते हैं, थर्ड देखते हैं गाइस, पुनर्भरण निरोधन, है ना। पुनर्भरण निरोधन अर्थात क्या समझ रहे हो, पहली उत्पाद जो है बन जाएगा, फिर वही जो है निरोध करेगा। ठीक है, तो फिर वही लिखा है पुनर्भरण निरोधन, नाम से ही स्पष्ट है। देखते हैं, इस प्रकार के निरोधन में रासायनिक क्रिया के पश्चात उत्पन्न एवं एकत्रित उत्पाद स्वयं के आगे उत्पादन के लिए निरोध का कार्य करते हैं। इस कारण इन्हें पुनर्भरण निरोधन कहते हैं। ठीक है गाइस, कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है और उत्पाद जो है बन रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, जो उत्पाद बने हैं गाइस वही उस रासायनिक अभिक्रिया में जो है अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण जो है इसे पुनर्भरण निरोधन कहते हैं। ठीक है, जो उत्पाद बनेगा वही जो है आगे की क्रिया के लिए जो है निरोध उत्पन्न करेगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार के निरोधन में एंजाइम का निर्माण नहीं रुकता है, बल्कि अंत्य उत्पाद के द्वारा एंजाइम की सक्रियता समाप्त हो जाती है। अब देखिएगा, इस यहाँ पर जो है एंजाइम का जो संश्लेषण है ना, वो नहीं रुकता है, एंजाइम का निर्माण होता रहता है, लेकिन यहाँ पर उत्पाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो एंजाइम की जो सक्रियता है वो भी जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो फिर समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम का निर्माण जो है होता रहता है, एंजाइम जो है बनते रहते हैं, फिर भी अभिक्रिया क्यों रुक जाती है, क्योंकि जो उत्पाद हैं गैस वो इतनी अधिक मात्रा में बन जाते हैं, जिसके कारण जो एंजाइम है उनकी क्रियाशीलता जो है कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो है अभिक्रिया में जो है निरोध उत्पन्न हो जाता है। तो फिर वही है, एंजाइम की सक्रियता समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर वही है यहाँ पे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका, ई कोलाई में थ्रियोनिन से आइसोल्यूसिन का संश्लेषण होता है। यहाँ पर आइसोल्यूसिन अंत उत्पाद है ना, अंतिम उत्पाद है। जब आइसोल्यूसिन का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इसकी अधिकता से थ्रियोनिन आइसोल्यूसिन पथ की क्रिया जो है रुक जाती है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ई कोलाई में है थ्रियोनिन से जो है आइसोल्यूसिन का जो है फॉर्मेशन जो है हो रहा है, संश्लेषण होता है। यह आइसोल्यूसिन जो है अंतिम उत्पाद होता है, और जब आइसोल्यूसिन का उत्पादन जो है बहुत अधिक हो जाता है तो फिर इसी की अधिकता के कारण जो है थ्रियोनिन आइसोल्यूसिन पथ की जो क्रिया है वो रुक जाती है। ठीक है, अर्थात जो उत्पाद बना है उसी की ही वजह से जो क्रिया है वो रुक जाती है। तो फिर ये हो गया हमारा पुनर्भरण निरोधन। तो फिर गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जीन अभिव्यक्ति और जीन नियमन क्या है ना। मैं एक बार और बता देता हूँ, जीन अभिव्यक्ति किसे कहेंगे, जीन अभिव्यक्ति में कोई जीन है वो एक्टिव होगा और वो जीन जो अपना लक्षण प्रकट करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपने लक्षण को, है ना, उसी को ही जो है हम जीन अभिव्यक्ति या जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। फिर जीन नियमन क्या है, देखिए हमारा जो डीएनए है उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, लेकिन किसी एक जीन का जो लक्षण है वो प्रकट होता है ना, और बाकी जीन जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं या चुप रहते हैं। तो फिर जीनों की इस प्रकार की क्रिया को जो है हम जीन नियमन कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा जीन अभिव्यक्ति और जीन नियमन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार, नोट्स बनाओ आप लोगों के लिए, फिर उसको वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिटिंग करो, है ना। तो फिर चलिए, अगर आप लोगों का कुछ हेल्प हुआ है इस वीडियो से तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अरे कर दो यार, क्या ही जाता है ना। तो फिर चलिए सब्सक्राइब कर देंगे, और थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।